मैं आईवीएफ 1990 से करता हूँ, तो जब मैंने चालू किया तो अबाउट 10 पीपल वर देयर इन इंडिया डूइंग आईवीएफ. नाउ ऑफ कोर्स 3,500 सेंटर. ऑफ कोर्स कंट्री हैज आल्सो ग्रोन, पॉपुलेशन वेंट अप 1.4 बिलियन. जब मैं तभी चंडीगढ़ का यूनिट चालू किया 2009 में, तो छोटा चंडीगढ़ एयरपोर्ट था. रिमेंबर एक टाइम बारिश हुई थी तो इतना पानी भरा हुआ था, पूजा एंड कम, और हम लोग पानी से वेट करके. तो तब से मैं देख रहा हूँ कितना प्रोग्रेस हो गया चंडीगढ़, पंचकुला, सो मच न्यू एयरपोर्ट केम, यू नो, कितना बढ़ गया ना. सब मेरे आई के सामने वो बढ़ा है. तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन भी बढ़ गया है और इसके कारण इनफर्टिलिटी का और सब चीज में, मेडिकल में सब प्रमाण बढ़ गया है. बाय द वे मेरे दो हेड्स हैं. आई हैव बीन द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया गायनेक फेडरेशन, प्रेसिडेंट ऑफ द आईवीएफ सोसाइटी ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ द एंडोस्कोपिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, एंड प्रेजेंटली मैं ट्रस्टी हूँ. हमारा वर्ल्ड फेडरेशन है, उसको पीगो बोलते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया गायनेक. उसके 5 ट्रस्टी है. एशियन ट्रस्टी इज डॉक्टर पाई. आई गॉट इलेक्टेड इन पेरिस इन, एंड अभी केप टाउन में जो मेरा फाइनल करियर का पीक है, आई एम स्टैंडिंग फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड फेडरेशन. इलेक्शन है केप टाउन में, अभी होएगा अक्टूबर में. भगवान चाहे तो वो भी हासिल कर लूंगा इंडिया के लिए. तो एनीवे दैट इज माय डिफरेंट हैट. यानी मैं एकेडमिक जो हैट मेरी है वो मैं कभी प्राइवेट साइड में मैं उसको यूज नहीं करता हूँ, यू नो, बिकॉज वी कम फ्रॉम, आई एम 65 years old, वी कम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड. फॉर मी पेशेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. मनी इज अ, मैंने जब चालू किया तो मनी वॉज अ बाई प्रोडक्ट. मनी इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रैक्टिस. मैं जब इंटर्न था ना केएम में, मेरी तनख्वाह 700 रुपया थी. हमको मालूम ही नहीं था कि हम आगे बढ़ के इतना इनकम कमाएंगे, डॉक्टर बड़े. वो टाइम मेडिसिन वाज जस्ट कि अच्छा प्रोफेशनली दो ही चीज थे, इंजीनियरिंग था या मेडिसिन था, या यू कुड बिकम अ सीए और अ लॉयर. सो वी डिडंट टेक अप द परसेंट था प्रिवलेंस. बट डब्ल्यूएचओ ने 12,000 स्टडीज को एनालाइज किया और उनसे उन्होंने 133 इंपॉर्टेंट स्टडीज, 12,000 में से 133 स्टडीज, रिसर्च स्टडीज को सिलेक्ट किया जो अच्छे स्टडीज थे, और उसको एनालाइज करके उन्होंने प्रिवेलेंस रेट कैलकुलेट किया विच इज 17%. तो द इनफर्टिलिटी प्रिवेलेंस जो हम बोलते थे 5 to 10%, एक्चुअल बाय स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था, बिकॉज अभी पहले जमाने में क्या था, अपना प्रायोरिटाइजेशन इज मेंटल हेल्थ, कैंसर, इन्फेक्शन, कोविड. जब गवर्नमेंट्स, वर्ल्ड गवर्नमेंट्स मनी अलॉट करता है हेल्थ में, तो वो बेस्ड ऑन प्रायोरिटाइजेशन करता है. इसमें इतना, इसमें उतना. हम लोग के पास 1,000 करोड़ होंगे तो हम 100 करोड़ इन्फेक्शन के लिए रखेंगे, हम 100 करोड़ कैंसर के लिए रखेंगे. ऐसा उनका प्रायोरिटी होती है. प्रिवेंशन के लिए रखेंगे. तो वो टाइम इनफर्टिलिटी में प्रायोरिटाइजेशन नहीं था, बिकॉज वो इंडिया में 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में इनफर्टिलिटी का क्या रेलेवेंस है, उसको तो हम पैसा नहीं देंगे. बट अभी जो डब्ल्यूएचओ नया स्टडी आया है उसमें इट्स अ वेरी हाई प्रिवलेंस, एज पूजा सेड, बिकॉज प्रिवलेंस हैज बिकम हायर बिकॉज एज ऑफ मैरिज हैज गॉन अप. आजकल लोग ज्यादा डिलेड शादी करते हैं, यू नो, लेट करते हैं शादी, तो अंडे की क्वालिटी कम हो जाती है, स्पर्म की क्वालिटी कम हो जाती है, और genetic abnormalities on the egg becomes higher, so the pregnancy rates automatically go down. So all these things are there. Lifestyle, alcohol, smoking, that reduces the sperm count. And बड़ा another biggest problem, अभी एली लेडी ने परसों मंजारो लॉन्च किया इंडिया में. बिगेस्ट एनिमी नाउ जो हो रहा है इस, ये 2 एनिमी है इंडिया में. सबसे बड़ा एनिमी इंडिया का हेल्थ में जो है वो टीबी है. ट्यूबरकुलोसिस इज द एनिमी नंबर 1. फॉरगेट कोविड विविड आलतू फालतू. टीबी इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ इंडिया. ऑल ऑफ अस हैव गॉट द जर्म इन द बॉडी. सम ऑफ अस रेजिस्टेंट डाउन होता है तो जर्म फ्लेयर अप होता है. तो टीबी, इनफर्टिलिटी में टीबी ट्यूब को डैमेज करके, यूट्रस को डैमेज करके बहुत ही ज्यादा प्रिवेलेंस है टीबी का इंडिया में. और सेकेंड बिगेस्ट प्रॉब्लम नाउ दैट वी आर डेवलपिंग इज ओबेसिटी, मोटापन. ओके, ओबेसिटी इज अ, समझो एक ओबेस पेशेंट होगी, उसका हम लोग 5% भी रिडक्शन कर देंगे वेट में तो 10% प्रेगनेंसी रेट बढ़ जाता है. तो ओबेसिटी एंड डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इट हैज गॉट मल्टीपल. फॉर्चुनेटली वी हैड
lifestyle, and now the new pharmacotherapy is coming. The जो मुंजारो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, बोले कंपनी का नाम तो नहीं ले सकता हूँ मैं, तो वो जो प्रोडक्ट और बाकी के जो GLP-1 इनहिबिटर्स जो बोलते हैं, उससे वेट रिडक्शन करके बहुत लोग ऑटोमेटिक प्रेग्नेंट भी हो जाएंगे। अच्छा, नमस्कार जी, मैं डॉक्टर पूजा मेहता फोर्टिस ब्लूम आईवीएफ सेंटर मोहाली से बोल रही हूँ। आज हमारा यहाँ बैठने का पर्पस ये है कि हमने पंचकुला में सेक्टर 14 में अपना सेंटर शुरू किया है। उसका लेवल 1 सेंटर शुरू किया होगा। आप सबको पता है ART लॉ के बाद 2 तरह के लेवल्स होते हैं क्लिनिक के, एक लेवल 1 और एक लेवल 2 होता है। लेवल 1 मतलब जहाँ पे दवाइयाँ IUI तक का प्रोसीजर हो सकता है, और लेवल 2 मतलब जहाँ पे मेन IVF का प्रोसीजर हो सकता है। तो जो लेवल 1 क्लिनिक हमारा पंचकुला वाले सेंटर में शुरू किया है हमने, उसके बाद में अगर पेशेंट को IVF की ज़रूरत पड़ेगी तो पेशेंट फोर्टिस मोहाली में आएगा। और जैसे कि अभी हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि हम लो कॉस्ट IVF करना चाह रहे हैं, जिसपे जो पेशेंट्स अफोर्डिंग नहीं है, जिनकी जो इनकम हम देख के अकॉर्डिंगली हम डिसीजन लेके वी विल डू अ वेरी लो पैकेज IVF, ताकि एक जनरल पॉपुलेशन, जनरल लोगों में भी हम IVF ट्रीटमेंट अफोर्ड कर पाएंगे, अफोर्डेबल IVF ट्रीटमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आई थिंक लेवल 1 क्लिनिक यहाँ पर पंचकुला में, अगर कोई भी पेशेंट, किसी को भी कुछ भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, इनफर्टिलिटी मतलब आप सबको पता होगा प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उस केस में हम पंचकुला के सेंटर में अपना मेन सारा इन्वेस्टिगेशन, सारे ट्रीटमेंट, इंजेक्शन, सारी दवाइयाँ, और अगर IUI या सिंपल इलाज की जरूरत है वो पंचकुला के सेंटर में होगा, और फिर बाद में अगर सपोज हाई एंड इलाज जरूरत पड़ेगी तो वो मोहाली के। पूजा मैम, क्या पंचकुला का क्या एड्रेस रहेगा और क्या कॉस्ट रहेगी इसकी? एड्रेस है सेक्टर 14 पंचकुला SCO 212 SCO 212 सेक्टर 14। क्या कॉस्ट रहने वाली है इसकी? कॉस्ट जो हमारा जो फर्स्ट कंसल्टेशन है वो फ्री है, फर्स्ट सीमेन एनालिसिस फ्री है, और फर्स्ट अल्ट्रासाउंड फ्री है, जो ये चीज़ होगा। एंड बाद में आगे जो कंसल्टेशन मतलब जो पेशेंट अपना सारे पुराने पेपर्स लेके आके हमसे पूरा डिटेल में ट्रीटमेंट डिस्कस कर सकते हैं, वो सारा का सारा। पूजा मैम, इसका कितना मंथ का टाइम रहता है, प्रोसेस क्या है इसका? जो प्रोसेस है, देखो नॉर्मली क्या होता है, पीरियड के सेकेंड डे से मेडिसिन और इंजेक्शन शुरू होते हैं। अगर IVF की जरूरत पड़ती है पेशेंट को, तो मेडिसिन पीरियड के सेकेंड डे से इंजेक्शन शुरू होते हैं। 10 से 12 दिनों के मैक्सिमम इंजेक्शन लगते हैं। एंड फिर बाद में 12वें या 13वें दिन या 14वें दिन पेशेंट का प्रोसीजर होगा पिकअप का, ओवम पिकअप का, जिसको बेहोश करके पेशेंट को पिकअप कर लिया जाएगा। कोई बॉडी में कट नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर आजकल। फिर बाद में 3 दिन तक उसको मतलब हस्बैंड के स्पर्म के साथ पहले फर्टिलाइज कर देंगे, और 3 दिन के बाद जब प्रेगनेंसी हो जाता है, जब एम्ब्रियो बन जाता है, तो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। इसको हम IVF करके एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं इस चीज़ को। तो टोटल प्रोसीजर अराउंड 18 to 20 डेज में यूजुअली प्रोसीजर होता है, लेकिन हर केस में फ्रेश ट्रांसफ़र नहीं होता है। कई बार हमारे को एम्ब्रियोज को बना के फ्रीज करना पड़ता है, फ्रीज करके 1 या 2 महीने का गैप देके फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना पड़ता है। वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, हर एक पेशेंट में हम जनरलाइज नहीं कर सकते इस चीज़ को। ठीक है मैम। इस ब्लूम IVF का सेक्टर जो है ये पंचकुला सेक्टर 14 में है, SCO 212। तो यहाँ पर हम अपना ART लेवल 1 क्लिनिक कर रहे हैं, जिसके अंदर हम इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन तक करेंगे। उसके अलावा IVF से रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर इन द सेंस जितने भी इंजेक्शंस होंगे, स्कैन, सब कुछ पंचकुला के अंदर ही किए जाएंगे। सिर्फ पेशेंट को 2 बार फोर्टिस में जाना पड़ेगा, एक बार ओवम पिकअप और दूसरी बार एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए। और मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ कि हमारे यहाँ फोर्टिस में हम लोग, जैसे कि सर ने बोला, होलिस्टिक अप्रोच, वी गिव दैट होलिस्टिक अप्रोच टू ईच एंड एवरी पेशेंट। सेकेंड थिंग, पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच। जिस पेशेंट को जो ट्रीटमेंट चाहिए, हर पेशेंट को IVF नहीं चाहिए होता, हर पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है ट्रीटमेंट की, वो डिपेंड करता है उसी कंडीशन के ऊपर। जैसे मैम ने बताया कि हमारे पास एक अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल नरेट किया, रिकरेंट IVF का पेशेंट, 2 IVF फेल, और उसका एक सिंपल DFI करके हमने उसको नेक्स्ट टाइम नेचुरली कंसीव कर लिया। ऐसे सेम एग्जांपल इवन आई हैव सिमिलर एग्जांपल कि पेशेंट के 2 IVF फेल थे, वो हमारे पास आया, एंड देन व्हाट वी फाउंड इन द थर्ड साइकिल दैट द पेशेंट इज हैविंग ग्लोबोजोस्पर्मिया। दैट मीन जो स्पर्म होता है उसके हेड में एक एक्रोजोम होता है, ठीक है। दैट एक्रोजोम वाज इवन लाइक इट्स वेरी स्मॉल, और इट वाज इन मेनी स्पर्म्स इट वाज मिसिंग आल्सो। So in such cases we did MC and then we did artificial oocyte activation, and luckily the patient conceived. So patient centered approach is the most important thing. So हम लोग tailored approach use करते हैं हर patient के लिए। and पंचकुला में पेशेंट पंचकुला आया है, it's not like कि सिर्फ पंचकुला,
ma'am will be seeing the patient, sir will be seeing the patient. So it is going to be a teamed approach. So देखो नॉर्मली अगर एक पेशेंट आता है तो 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच का खर्चा आता है आईवीएफ का, ठीक है। पर अगर सपोज पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो ऑलमोस्ट 1.2 भी करेंगे। 1,20,000 रुपए में उसका पूरा With medicine। विद मेडिसिन। ऐसा होता है ना, हिडन कॉस्ट होते हैं, ये भी एडिशनल वो भी एडिशनल, हिडन कॉस्ट भी होते हैं ना, वैसा नहीं जो मैं बोलेगा वो 1.2 इज अ फ्लैट कॉस्ट, बट अदरवाइज द स्टैंडर्ड हमारा जो प्रोटोकॉल है अराउंड 2 लाख तक जाता है। बट सी बेसिकली कहना है आईवीएफ इज अ बायोटेक्नोलॉजी, इफ यू स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द कॉस्ट ना द रिजल्ट्स कैन गो डाउन। इट्स नॉट लाइक अपेंडिक्स ऑपरेशन तो आप कहाँ भी निकाल सकते हैं अपेंडिक्स, बट इधर टेक्नोलॉजी इतने खर्चा करना पड़ता है, फिल्टर्स चेंज करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, डिस्पोजेबल यूज करना पड़ता है, तो टेक्नोलॉजी कॉस्ट इज यू कैन कॉम्प्रोमाइज बियॉन्ड अ पॉइंट। दैट्स व्हाई मैंने बोला कि इनकम कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा।